ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और ये उसका थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट या सेकंड पार्ट में अभी तक हमने क्या देखा उसको हम एक क्विक ब्रीफ में रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस चैप्टर में देखा कि व्हाट इज रिसोर्स, है ना। उसमें हमने टाइफका के थ्रू उसको याद करने की कोशिश की, और फिर हमने देखा द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हमने दो ई से याद करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर आपने देखा कि हम जिन क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा कि हम रिसोर्सेज को जो है फ्री गिफ्ट समझ रहे थे नेचर का, लेकिन उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए तो उसको हमने याद करने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ दाई गोल, राइट। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा था कि विदाउट हार्मिंग दी नेचर और एनवायरमेंट, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दी फ्यूचर नीड्स ऑल्सो व्हाइल यूजिंग दी रिसोर्सेज एट प्रेजेंट, राइट। फिर आपने उसके बाद देखा कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको इंटरनेशनली एक समिट में, जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी जिसको कहा जाता है, जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में हुई थी, जिसमें मोर देन 100 डेलीगेट्स वर देयर, हेड ऑफ द स्टेट्स वर देयर, और वहां से एक एजेंडा निकल के आया था, दैट वाज एजेंडा 21। और एजेंडा 21 में आपने यूएनसीईडी के बारे में भी आपने देखा था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो चीजें मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ जो ब्रीफ में, ये आई थिंक आपको ये यू शुड रिटेन इन योर माइंड। उसके बाद फिर जब आपने देखा कि यूएनसीईडी, तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जो उन्होंने रियो डी जेनेरियो में जो हेड ऑफ द स्टेट्स ने किया, ये लोकल गवर्नमेंट का भी अपना एक एजेंडा 21 होना चाहिए। तो उसके बाद आपने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग, है ना, कि पहले हमने देखा कि व्हाट इज रिसोर्स, फिर हमने क्लासिफाई किया उसको कि क्या है, कितने भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। तो अब उसको रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी है, राइट। तो उसमें हमने इंडिया में देखा कि कहीं पे बहुत ज्यादा पानी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, कई जगह बहुत ज्यादा विंड और सोलर एनर्जी है, गुजरात और राजस्थान की अगर हम बात करें, कहीं पे बहुत ज्यादा मिनरल्स है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे दो चीजें पता चलती है कि एक तो बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेटली किसी राज्य में कुछ चीज बहुत ज्यादा है और कुछ चीजें कम है, और दूसरी चीज हमें क्या पता चलती है कि सिर्फ रिसोर्स होने से ही आप डेवलप्ड या आप मतलब आप डेवलप्ड हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। रिसोर्स को यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, जब तक वो आपके पास नहीं है, आप इसको देख रहे हैं, जब भी हम गरीब स्टेट्स का नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो बिहार, उड़ीसा और इस साइड। और अगर आप ध्यान से, जब हम इसको आगे आपके मिनरल चैप्टर आएगा तो उसमें भी, और अभी भी आप ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मिनरल्स एंड कोल्स मिलते हैं वो इन एरिया में मिलते हैं। बनस्पत इसके आप चंडीगढ़ या इस साइड आप देखेंगे, यहाँ पे कोई ऐसे मिनरल नहीं है, बट दे हैव अ स्टैंडर्ड, राइट। तो मेरली ये कहना कि भाई और रिसोर्सेज है, तो ये भी एक हमारी जो धारणा है ये गलत है। तो यही एक चीज आपने देखी होगी कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अटैक किया था और 190 साल तक उन्होंने राज किया। तो यानी हमारे पास रिसोर्सेज थे और उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तो दे यूज द टेक्नोलॉजी एंड दे यूज्ड आवर रिसोर्सेज। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि भी किस तरीके से जो इंटरनेशनल जो बिग थिंकर्स हैं, जो स्टेट्समैन एंड लीडर्स हैं, उनकी क्या थिंकिंग थी। तो उसमें हमने महात्मा गांधी के बारे में देखा, जिनको मैन ऑफ मिलेनियम बोलते हैं, कि वो भी इस चीज को लेके काफी चिंतित थे कि भी जो लालची लोग हैं उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, वैसे अगर जिसको भी जरूरत है उसकी नीड पूरी हो जाएगी। तो इसके साथ ही आपने देखा था कि रियो डी जेनेरियो से पहले 3 इंटरनेशनल समिट्स हुई थी, जो द क्लब ऑफ रोम, आई होप यू रिमेम्बर, जो 1968 में हुई थी, क्लब ऑफ रोम, है ना। उसके बिल्कुल 6 इयर्स के बाद 1974 में गांधीयन फिलोसफर शुमाकर, है ना, गांधीयन फिलोसफर शुमाकर ने कौन सी लिखी थी, एस फॉर शुमाकर एंड एस फॉर स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसने वो जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद आपने देखा था कि ब्रुंडटलैंड, है ना, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट कमीशन, उसमें आपने देखा था कि उन्होंने जो एक अपनी रिपोर्ट भेजी थी उसको किस नाम से जाना गया था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, राइट। और उसके बाद जो 4th वन थी, दैट वाज इन 1992। तो अब हम इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, अबाउट दी, सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंड एज अ रिसोर्स।
अभी हमने सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखा, तो उसमें से हम एक रिसोर्स को अभी हम देखेंगे एंड दैट इज लैंड, जिसके ऊपर हम अभी हैं, मतलब हम रहते हैं, जीवन वनस्पतियां। तो लैंड के बारे में एज अ रिसोर्स हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब हम लैंड एज अ रिसोर्स को जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि हाउ लैंड इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो मेरी ख्याल में कि इसका आंसर आई थिंक 5th 6th क्लास के बच्चे जो बेसिक जिनकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आपके लिए मतलब मैं बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा कि हम लैंड पे ही रह रहे हैं, हमारी बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारी कम्युनिकेशन, लाइफ, वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एवरीथिंग आर ऑन द लैंड। तो आई थिंक 5 पॉइंट्स वी कैन राइट इजिली। तो अब यहाँ पर जो हमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आपको समझना है, अभी हम ये जो वीडियो बनाई है बेसिकली एक तो लैंड को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसके क्या क्या यूजेस हैं ह्यूमन बीइंग के लिए वो आप जानते ही हैं। और सेकंड जो है कि हमारा जो लैंड है इनको हम अलग अलग किन चीजों में हम इसको बांट सकते हैं अपने लैंड को। तो जब आप अपने लैंड के बारे में आप देखेंगे तो लैंड को बेसिकली हम जो भी अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है दैट इज लैंड, चाहे वो प्लेच्यू है, चाहे वो माउंटेन है या फिर प्लेन्स है तो वो लैंड ही। तो अब इस लैंड को हम बेसिकली किन चीजों में हम बांट सकते हैं। तो आपकी बुक में जैसे आप बुक खोलते हैं तो उसमें रिलीफ फीचर एक वर्ड मिलता है कई बार, है ना, 9th में भी आपने पढ़ा होगा रिलीफ। तो इनको रिलीफ फीचर बोलते हैं कि इंडिया को अगर ब्रॉडली रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंगली अगर इसको डिवाइड किया जाए तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब रिलीफ फीचर क्या होता है एक बार आपको ये समझने की जरूरत है। वैसे इसका कई जगह पे अलग अलग मीनिंग, अलग जगह पे के हिसाब से इसका अलग मीनिंग भी बनता है, लेकिन इन जनरल जो इसका मतलब होता है, जो आप देखते हैं कि हम किसी भी स्टेट की जब हम हाइट नापते हैं तो हम सी लेवल से नापते हैं उसको, सी लेवल को हम 0 मानते हैं कि यहाँ से हमारी जो है हाइट शुरू होनी स्टार्ट हुई है। तो जो भी 0 यानी सी लेवल से जो भी उसकी हाइट है उनको रिलीफ फीचर बोलते हैं। तो इट मे बी प्लेन्स, क्योंकि प्लेन तभी है जब वो सी लेवल से ऊपर है, अदरवाइज तो सबमर्ज हो जाते या उसके अंदर ही समा जाते। तो प्लेन्स, सेकेंड वन इज माउंटेन्स एंड प्लेच्यू। तो अब हम बेसिकली, और आइलैंड्स भी हमारे यहाँ पे जो है वो आइलैंड का अपना एक, क्योंकि आइलैंड भी उठे हुए, अगेन इट वी विल काउंट इट इन प्लेन्स ओनली। तो यहाँ पर हम बेसिकली पहले हम देखेंगे कि जो हमारे रिलीफ फीचर हैं या जो मेनली हम लैंड को डिवाइड कर रहे हैं दैट इज बिटवीन दी प्लेन्स, प्लेच्यू एंड माउंटेन्स। तो इसको हम एक बार देखने के लिए यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये, क्योंकि आपके 20 MCQs आते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अटकता है और इट्स वेरी इजी। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको पता ही है कि अगर हम वैसे भी ज्योग्राफिकली देखिए इंडिया में तो प्लेन्स ज्यादा है ना, हमने 9th में भी पढ़ा था अबाउट द फिजिकल फीचर्स। तो प्लेन उसमें जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है। और उसके बाद ये देखिए, इसको आप याद करेंगे इस तरीके से PMP, राइट, P फॉर प्लेन्स, M फॉर माउंटेन एंड P फॉर प्लेच्यूज। तो माउंटेन को तो सबसे पहले अलग कर देंगे आप, क्यों? क्योंकि ये एक कंप्लीट फिगर में है दैट इज 30, है ना, यहाँ पे भी सर्कल किया इसको भी। अब कहानी जो उलझती है, जो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं वो P और P में। देखो प्लेन ज्यादा है ये तो आपको पता ही है ना, प्लेन्स ज्यादा है। तो इसको एक को आपको याद करना है 43%। तो जब 43 और 90 करोगे तो बचा कितना? 27। अब यहाँ पर क्या गलती हो जाती है, जो मुझसे भी गलती हुई लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, एक बार ऐसे ही मैं दिमाग से, तो फिर मैंने इसको ध्यान दिया कि मैं इसको 47 समझ बैठा, राइट, बट इट्स नॉट 47, तो इट्स 43, क्योंकि 47 में हमारा आजाद हुआ था देश, तो मैं उससे उसको करने की कोशिश कर रहा था, बट इट्स नॉट 47, इट्स 43, दिस इज 27। और मैंने फिर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना होता है, तो मेरा जो बड़ा नेफ्यू है उसका जो जन्म हुआ था दैट इज ऑन 27 जनवरी, तो मैंने उससे उसको फिर याद कर लिया दैट इज 27, यानी कि फॉर प्लेच्यूज 27 और 30 इज फॉर दैट, एंड व्हेन वी विल ऐड देन प्लेन्स विल कम आउट दैट इज 43। तो ये आपको, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आप भी खुद बुक में देख के इसको कर सकते थे, क्योंकि ये एक मार्क्स में आ जाता है और अगर आप ये सुन लेंगे तो उससे आपको ये शायद याद रह जाएगा, ठीक है। दोनों में से, जो तीनों में से जो सबसे अलग है उसको तो आप बिल्कुल ही अलग कर दो, दैट इज 30, है ना, बचा फिर ये 2, तो इसमें 43 और 27 का जो है वो है काम है।
जो हमें ध्यान में रखना है। तो अब आप जानते हो कि जो प्लेन्स हैं उसमें एग्रीकल्चर होती है, उसमें हमारे मिनरल्स हैं और भी चीज़ें हैं। फिर आप देखते हैं कि जो हमारा माउंटेन एरिया, ये हमें कंटिन्यूसली रिवर्स हमें मतलब पानी का संसाधन हमें प्रोवाइड करते हैं, और एन नंबर ऑफ मेनी थिंग्स जो आप 9th के आपने सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी में जब आपने इसके काफ़ी लास्ट ईयर पढ़े होंगे। ऐसे ही प्लेच्यू, आपको पता है जो भी प्लेच्यू होता है उसमें फुल ऑफ मिनरल्स होती हैं, राइट। तो ये उनके एक एक मैंने आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो बताया। तो अब जो मेन क्वेश्चन शुरू होता है, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, अब जब मैं इस चीज को देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने इसको लास्ट ईयर भी जब देखा तो कहीं ना इसको बड़ा अजीब तरीके से लिखा गया है। इसमें एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे वो कुछ और है, आपकी बुक में भी वो गलत ही होगी, मैंने उसको यहाँ पे ठीक किया है, मैं उसको आपको बताऊंगा। तो अब ये क्या है, हमने लिखा है लैंड रिसोर्स यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अब यहाँ पे वैसे तो वर्ड लिखा है यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। अब जो हमारा लैंड है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। हमारा जो लैंड है, जो हमारा इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो किस तरीके से यूज हो रखा है हम नहीं यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज हो रहा है, या वो प्राकृतिक की वजह से किस तरीके से यूज में आ रहा है, हम वो देखेंगे। आप समझ गए मेरी बात। एक तो हम कहते हैं कि लैंड को हम कैसे यूज करते हैं, हम उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम नहीं, प्रकृति ने कैसे हमारा जो भारत है उसकी जब हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं वो कैसे यूज कर रही है इसको, राइट। तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको 5 पॉइंट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो सबसे पहला जो है, 1-2 में ही हो सकता है आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, जो कि मैं आपको रहने नहीं दूंगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो आप सिर्फ मुझे एक बार सुनते रहें कि अगर हम पूरे उसको देखें, इंडिया को अपने देखें, तो उसमें एक तरफ हम सबसे पहला निकाल देते हैं फॉरेस्ट, यानी जहां पे भी फॉरेस्ट है दैट लैंड इज यूज्ड एज अ फॉर द फॉरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। अब पूरा लैंड हम मान रहे हैं हमारा जो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 93% की हमारे पास सर्वे है। देखो जो हमने वो किया था आई यूज मैच, तो आइडेंटिफिकेशन या जो हमने इसको मेजर किया हुआ है वो सिर्फ 93% का डाटा है। अब आप कहोगे सर हमारा जब 100% है, 3.28 है, तो पूरे का क्यों नहीं है? पूरे का इसलिए नहीं है कि जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है उसमें असम को छोड़कर बाकी जो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये इनकी जो पूरी मैपिंग नहीं हुई है, राइट, आज तक भी। मतलब मैं भी हैरान हूं ये किस तरीके से ऐसा है। और सेकंड जो चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है कि आप जानते हैं श्रीनगर वाला जो एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला, वो एक तरफ से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और एक तरफ से चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, बट वी क्लेम दैट दिस इज आवर पार्ट, है ना। तो उसका भी मैपिंग नहीं हुआ है। तो यानी कि जो हमारी टोटल लैंड है उसका 93% का ही हमारे पास क्या है, उसका सर्वे है, यानी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक तो हिस्सा जो है उसमें फॉरेस्ट के लिए निकाल दिया हमने, राइट। दूसरा, द लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। आप इसको स्टेप बाय स्टेप सुने, पहले फॉरेस्ट को हटा दिया, अब वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए, यानी कि हमारा मेन हमें क्या निकालना है, इसमें कल्टीवेशन वाला एरिया निकालना है। जब हम एंड तक पहुंचेंगे इसको छानते हुए, है ना, नेट सॉन एरिया बोलते हैं उस चीज को, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सेकंड क्या है, नॉट अवेलेबल फॉर। अब वो नॉट अवेलेबल कैसे हो सकता है? या तो वो बैरन लैंड होगा, बंजर होगा, है ना, तभी हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। या वो वेस्ट लैंड होगा। अब वेस्ट लैंड क्या होता है, जैसे बैरन लैंड तो आपको पता है कि बंजर है, काफी वहां पे कुछ पैदावार नहीं हो रही है। वेस्ट लैंड क्या है, जैसे हमारे जो प्लेच्यूज हैं या जो हमारी माउंटेन्स है, जो वो वाला जो लैंड वाला एरिया है उसको जो हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज वेस्ट लैंड, ठीक है। तो पहला क्या है, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। और सेकंड क्या है इसमें, जो कि जो लैंड हमारे लिए अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वो क्या है, आप अब खुद ही देखेंगे। जो भी फैक्ट्रीज बनी हुई है, जो भी घर बने हुए, जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कें बनी हुई है, रोड्स बने हुए हैं, जो रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं, तो ये वाला भी तो अगर आप पूरा इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप देखते हैं जीटी रोड और या और भी नेशनल हाईवेज जितने हैं वो कितने मतलब उनकी विड्थ कितनी होती है, तो वो भी तो एक एरिया है जो कंज्यूम कर रहा है। तो दैट एरिया इज ऑल्सो नॉट फॉर कल्टीवेशन, राइट। तो पहला है फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इतना मैं आई होप यू अंडरस्टैंड। और उसमें आपने पॉइंट्स देखे, बैरन एंड वेस्टलैंड, और फिर आपने देखा लैंड टू नॉट फॉर एग्रीकल्चर, यूज फॉर एग्रीकल्चर,
एंड वी यूज देम फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। फिर आप देखेंगे अदर अनकल्टिवेटेड एरिया। आपने फॉरेस्ट देख लिया, आपने रोड और बिल्डिंग जहां पे बन रही है, वेस्ट लैंड और बैरन लैंड देखा। इसके अलावा भी, अभी सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे अगर हम जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, कल्टीवेशन नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी इन दोनों को छोड़ के रोड, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट एंड बैरन लैंड जो बिल्कुल सिंपल है, इसके अलावा भी जो लैंड है हम उसका कैसे यूज हो रहा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। इसके साथ में एक आप वर्ड देख रहे हैं, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, आपके पास नोट्स भी पहुंच जाएंगे। एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, FALLOW, फेलो लैंड, एक्सक्लूडिंग। देखो ये कह रहे हैं कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि उनके अलावा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड अपार्ट फ्रॉम फेलो लैंड, यानी कि एक्सक्लूड कर दो फेलो लैंड। और फेलो लैंड क्या है, हम एक बार इसको पहले समझ लेते हैं। फेलो लैंड कोई भी वो जमीन जिसको खाली छोड़ रखा है ना। आप भी कभी जब कहीं बाहर जाते हो तो कुछ लैंड ऐसा पड़ा होता है ना, वहां खेती होती है ना कुछ और होता है, वो खाली छोड़ रखा होता है। तो जो अब खेती होती है तो मतलब उस टाइम पीरियड पे होती है। तो फेलो लैंड यानी खाली छोड़ी हुई जमीन, अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में अब क्या आएगा, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। आपको पता है हमारे यहाँ जितने भी पेस्टोलिस्ट्स हैं या जो हमारे जानवर हैं, उनको खाने के लिए, उनकी ग्रेजिंग के लिए वो लैंड भी, यानी कि वो कल्टीवेशन नहीं होता है लेकिन दैट इज ऑल्सो यूज, है ना। वहां पे बिल्डिंग नहीं बन रही है, वहां पे फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, पास्चर्स के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं, अदर देन कल्टीवेशन, अदर कल्टीवेटेड लैंड, एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। फेलो लैंड हो रखा है जो छोड़ रखा है, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। अब कहीं पे आप जा रहे हैं, आप देखते हैं खाली प्लॉट है, वहां पे पेड़ उग गया, तो वो भी एक जमीन है। हम हर चीज को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो एक तो परमानेंट पास्चर्स, फिर आप देख रहे हैं लैंड अंडर मिसलेनियस, जैसे कि ट्री है, ट्री क्रॉप्स ग्रो हो गई है ना। तो इन द ट्री वाले जो कल्टीवेशन में नहीं काउंट करते हैं, हम याद रखें, है ना। जो कल्टीवेशन में क्या होगा, जो खाने पीने की चीजें हमारी होती हैं, तो ऐसे भी पेड़, पीपल का पेड़ है या कोई और पेड़ है जिसको हम कल्टीवेशन के तौर पे नहीं हम उसको कल्टीवेट करते हैं। फिर कल्चरल वेस्टलैंड, ये जो स्पेलिंग है आपके बुक में मिलेगी CULTRU। मैं हैरान हो गया, मैंने डिक्शनरीज भी सर्च की, मैंने कहा शायद ये कुछ और अलग से कोई वर्ड है। मैंने फिर एक अपने सीनियर है उनको भी फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं पिक हो पाया। तो फिर मैंने आगे इसको जब दोबारा देखा तो मैंने कहा ये दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये कल्चरेबल वेस्टलैंड। जब हम इसको करेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, तो यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट को, है ना, फर्स्ट और सेकंड आई थिंक क्लियर है, रोड, बिल्डिंग्स एंड वेस्ट एंड बैरन, और उससे ऊपर वाले में फॉरेस्ट। जब हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को करेंगे एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको इसको याद करने के लिए, आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हमारे भारत देश में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो टेन्योर है, टेन्योर समझते हैं ना आप, कितने साल के लिए चुना जाता है भारत में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कितने साल के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए। अब आपको पता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी 14 में चुने गए थे, फिर 19 में फिर इलेक्शन में फिर चुने गए। तो ऐसे ही अमेरिका में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है, 4 इयर्स के लिए, ठीक है। आई नो कि आपको पता ही है। ऐसे ही रशिया में 6 साल के लिए चुना जाता है। इसमें कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। जो व्लादिमीर पुतिन है वहां पे उनका जो टाइम पीरियड है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल है, वैसे रशिया में कितना है, 6 साल। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड उस लैंड को बोलते हैं जो अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। मैंने क्यों आपको रशिया और इनका एग्जांपल दिया था, ताकि आप इस पॉइंट को और इसके साथ में अगले जो 2 पॉइंट आएंगे उनको आप एक बार जब समझ लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अदर अनकल्टिवेटेड में पहले तो परमानेंट पेस्चर्स, दूसरा आपने क्या देखा कि ट्रीज जहां पे ग्रो होती है, मिसलेनियस चीजें। उसके बाद आपने देखा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब कल्चरेबल वेस्ट लैंड को, यानी आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक याद कराने के लिए। कल्चर आप जानते हैं कि हम इसको समझ लेते हैं कि धार्मिक या उसकी वजह से जो हमने एक लैंड 5 साल से हमने उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर नहीं किया, मोर देन 5 ईयर, नॉट फॉर 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर, ठीक है। रशिया में मोर देन 5 ईयर के लिए होता है, तो इसलिए मैं आपको उधर लेके गया। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड वो होती है जो 5 साल तक उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर, 5 साल से ज्यादा तक, वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 या 5 से कम नहीं हो सकते हैं। 5 भी नहीं और 5 से कम, यानी उससे ज्यादा
कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ठीक है, कल्चरल वेस्ट लैंड में आपको क्या याद रखना है, जैसी कल्चरल वेस्ट लैंड आ जाए तो मोर देन 5 ईयर, है ना, कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड फॉर एग्रीकल्चर ईयर एग्रीकल्चर। अब क्या है फैलो लैंड, आपने देखा था यहाँ पे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, है ना, यानी जो खाली छोड़ रखी है। अब वो खाली किस तरीके से छोड़ी जाती है इसके भी एक तो आपने देखा, फैलो लैंड यहाँ पर होगा, कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर, जो अगर छोड़ रखा है तो 5 साल से ज्यादा, एक तरीके से वो भी फैलो लैंड हो गया, है ना, जिसको छोड़ ही रखा है। लेकिन पर्टिकुलरली फैलो लैंड की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड क्या होता है, जैसे मान लो गेहूं की खेती 6 महीने में तैयार हो जाती है ना, और चावल की भी 6 महीने में तैयार हो जाती है, तो या तो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में उसको छोड़ रखा हो या 1 साल तक खाली छोड़ रखा हो जमीन को। तो यानी कि 2019 1 जनवरी से 2020 1 जनवरी तक अगर कोई लैंड छोड़ी हुई है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, और या फिर किसी एक फसल के बाद उसको छोड़ रखा है, यानी कि 0 से 1 साल के बीच में अगर किसी लैंड को छोड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड, यानी कि अभी करंटली वो क्या है, फैलो है। राइट, 1 नंबर के क्वेश्चन में उलझ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर ये नहीं समझ में आए, क्योंकि इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट, और इसी को लेकर मैं काफी वो था कि भाई ये आपको समझ में आना चाहिए। तो फैलो लैंड एक तो होगा करंट, और अदर देन करंट फैलो, पहला तो हो गया करंट, फिर अदर देन करंट, फिर क्या होगा, यानी कि आपने क्या देखा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसमें हम थर्ड पॉइंट देख रहे थे, जो 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ा हुआ है अनकल्टिवेटेड। ठीक है, अब हमने करंट में क्या देखा, जो आज से लेकर 1 साल तक के लिए हमने, वो करंट हो गया। अदर देन करंट क्या होगा, हमने क्या देख लिया, 5 साल से ज्यादा वाला देख लिया हमने, 0 से 1 साल के बीच वाले को देख लिया, इसको बोलते हैं करंट। तो अब जो अदर देन वो है वो क्या होगा, 1 से लेकर 4 ईयर तक, या सॉरी 5 ईयर तक, क्योंकि 5 से ज्यादा, इट इज मोर देन 5, कैसे होगा, मोर देन 5, ये एक आपने देखा, है ना, और ये 1 से लेकर 5 तक अदर देन करंट फैलो लैंड, और करंट फैलो लैंड किसको बोलते हैं, 0 से 1। राइट, तो मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा कि फैलो लैंड एंड कल्टिवेटेड लैंड, ये लैंड वो लैंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम इसको जब देखेंगे समझेंगे तो आई होप, क्योंकि 1 नंबर का ये आ जाता है। तो हमने देखा फॉरेस्ट, फिर हमने देखा लैंड अदर देन कल्टीवेशन अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फिर हमने देखा अदर कल्टीवेटेड अनकल्टीवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, उसमें हमने देखा कि जो 5 साल से ज्यादा के लिए कोई जमीन छोड़ी हुई है तो उसको हम इस कैटेगरी में लेके आते हैं, 5 साल से ज्यादा को कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं उसको, और ये किसके अंडर में आता है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फिर हमने फैलो लैंड देखा, फैलो लैंड आई थिंक ये काफी इजी है, 0 से 1 तक है तो दैट इज करंट, और 1 से 5 तक है तो वो, और 5 से ज्यादा है तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड। राइट, आप इसको आई थिंक आप ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट 5th पॉइंट है दैट इज नेट सॉन एरिया। सॉन यानी बोया हुआ, जिसको बोया हुआ है, ये इसमें आप 2 टर्म देखेंगे, एक तो नेट सॉन एरिया। नेट सॉन एरिया क्या होता है, वो कैलेंडर टू कैलेंडर मेजर किया जाता है, यानी कि अगर हम 2001 से 2002 के बीच में जो भी वहां पे फसल उगी है, एक बार वंस, यानी हम कई बार देखते हैं ना, जैसे पंजाब हरियाणा में 3 फसलें भी हम उगा देते हैं, तो हम 3 को नहीं यहाँ पे काउंट करेंगे, हम किसको काउंट करेंगे, सिर्फ एक बार, जो 1 साल में जो सिर्फ एक बार जो हम लैंड यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नेट सॉन एरिया। और इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये भी 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये 1 साल, ये वो चीज है जैसे पंजाब और हरियाणा में एक ही जमीन पे 1 साल में 2 या 3 बार हम फसल उगा देते हैं, तो वो हो जाती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और जो सिर्फ 1 साल के लिए एक ही बार जो जमीन यूज की जाती है उसको बोलते हैं नेट सॉन एरिया। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक तो फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, दूसरी आपको नेट सॉन एरिया में नहीं होगी कि एक ही बार 1 साल में एक ही जमीन पर एक ही फसल। तो और ये क्योंकि इससे मिलता जुलता है, ग्रॉस होता है सारियों को मिलाकर, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसमें भी आपको कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी।
थर्ड जो इससे ऊपर है फेलोलैंड, उसमें भी मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी होगी, दैट इज करंट फेलोलैंड एंड अदर देन करंट फेलोलैंड। प्रॉब्लम जो हो सकती है आपको वो हो सकती है अदर कल्टिवेटेड लैंड यानी थर्ड वाले में, और थर्ड वाले में भी फर्स्ट और सेकंड में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, दैट इज थर्ड सी जो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड और करंट फेलोलैंड और अदर देन करंट फेलोलैंड, इनको जब आप एक बार खुद लिख के देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार 1 से 0 तक तो है करंट, और 1 से 5 तक है दैट इज अदर देन करंट फेलोलैंड, और उसके ऊपर जो है दैट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड। मैं सच में आप लोगों का इस पे फीडबैक चाहता हूं कि आपको ये चीज मैं समझाने में कामयाब हुआ हूं कि नहीं, राइट। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से लैंड पैटर्न हमारे यहाँ पर हम उसको जो यूज कर रहे हैं हम उसको कंपेयर करेंगे 1960 से लेकर अभी तक यानी 2002 या 8 या 14 जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और फिर हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक में लैंड वाले में कि किस तरीके से लैंड डिग्रेड हो रहा है और उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है जब आप देखेंगे तो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज कमेंट कि मैं आपको, क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको समझाने में कामयाब हूं तो मुझे लगता है कि फिर मुझे अच्छा लगेगा, और नहीं तो मैं इसको दोबारा से फिर किसी और तरीके से करूंगा, ये आपके उसके लिए। और दिस इज ऑल अबाउट गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।